हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर हेनरी के नियम जो हम पढ़े वो किस काम में आता है, क्या उपयोग है। तो यहाँ पर देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब ये प्रश्न दो तरह से आता है। यदि 2 नंबर में आया तो आप हेडिंग हेडिंग लिख देना चारों, और यदि ज़्यादा नंबर में आ गया तो सबका हमको क्या करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सोडा जल एवं शीतल पेयों में इसका हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, है ना, या फिर सोडा वाटर लेते हो, गर्मी के समय में शरीर को ठंडा करने के लिए हम ले लेते हैं, तो उसमें हम हेनरी के नियम लगाते हैं। उसमें क्या घोली जाती है, CO2 गैस। तो अब इस गैस को घोलना है तो क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे तभी ना। बोल लेता है कि भैया दाब बढ़ा दो तो ज़्यादा घुल जाएगी। तो यही कहता है कि इसमें CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए शीतल पेय की बोतल को अधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। दाब लगा के उसका ढक्कन बढ़िया से टाइट कर दो, उसके अंदर खूब गैस भर दो। जितना दाब लगाओगे CO2 गैस उतनी ही क्या हो जाती, बढ़ जाती। तरीका क्या है, अब मैं बता तो दिया कि कैसा है। अब मान लो यहाँ पर हम ये कोल्ड ड्रिंक्स भर दिए हैं। अब इसमें हम क्या भरेंगे, CO2 गैस। इसके भीतर कौन सी गैस डाली जाएगी, CO2 गैस। और फिर प्रेशर लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा, और जब भर जाएगी तुरंत इसका ढक्कन हम अच्छे से ऐसे बंद कर देंगे गैस निकलने के लिए। अब ये गैस क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, क्योंकि आपने क्या लगा दिया है, दाब। तो यही तो कहता है कि दाब बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी। इसमें किसका नियम लग गया, हेनरी का नियम लग गया। ठीक है, इस तरह तो याद हो गया क्या, CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए यहाँ पर शीतल पेय की बोतल को अधिक दाब पर क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बेंड्स वगैरह क्या है, इससे कैसा बचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए, अब गोताखोर समझते होंगे जो गहरे समुद्र में जाते हैं, पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं, इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन हमारे लिए उपयोगी हैं। समुद्रों में लोग रिसर्च करते रहते हैं। बहुत सारे चैनल होते हैं ना, उन चैनल में आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। तो यहाँ तो देख लेते होगे, पर वो जाते कैसे हैं। इसके अलावा देखो, अभी यहाँ डैम में कोई ख़त्म हो गया था तो क्या आए थे, गोताखोर ही आए थे। अब वो गहरे पानी में जाएंगे लाश को ढूंढने के लिए, तो उनकी कुछ समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं हैं, यदि गोताखोर सिर्फ ऑक्सीजन लेके चला जाए, जब बाहर निकलेगा ना तो उसकी हाथ पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे, उसको हम बेंड्स बोलते हैं। फिर उसका दूसरा उपाय किया जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो गोताखोर गहरे समुद्र में चला गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया, उसको पता है कि भैया ऑक्सीजन जो है वहाँ ना मिलेगी, इसलिए हम लेके चले जा रहे हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस हमारे खून में ज़्यादा घुल जाती है, और घुल जाती है तो बाहर जब निकलती है तो बुलबुले के रूप निकलती है, फफोले पड़ जाते हैं उधर, और ऐसे टेढ़ा मेढ़े होने लगता है, अकड़न हो जाती है वैसे समझ। ठीक है, तो देखो क्या होता है, गहरे समुद्र में दाब कैसा होता है, अधिक। ठीक है, इसके कारण जो रुधिर में नाइट्रोजन गैस है वो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली लाइन समझ में आ गई। जब आप गहरे समुद्र में जाओगे तो क्या अधिक होगा, दाब। उसके कारण नाइट्रोजन गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माने किसका नियम लगा यहाँ पर, हेनरी का। ठीक है, जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में क्या निकलने लगती है, बाहर। अंदर गया तो हमारे खून में क्या घुस गया, नाइट्रोजन। और जब बाहर निकला तो दाब कम हो गया, तो नाइट्रोजन अब क्या होगी, निकलेगी बुलबुले से, नाक से, मुंह से, कहीं से भी निकलना चालू हो जाती, बुलबुले के रूप में निकलती। ठीक है, यह अत्यधिक क्या होता है, पीड़ादायक और जानलेवा होता है। आपकी जान भी जा सकती है, शरीर में भयानक दर्द होता है। जब तक आप अंदर रहते तो आपको पता नहीं चलता, जैसे बाहर आते हो तब आपको पता चलता है। तो इसे क्या कहा जाता है, बेंड्स कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही आ जाए कि बेंड्स क्या कहलाता है, तो आपको पूरा डिटेल देना है कि जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाता है तो वहाँ पर दाब अधिक होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस उसके खून में घुल जाती है। जब वो बाहर निकलता है
तो दाब कम हो जाता है और नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। यह बहुत पीड़ादायक होता है, जानलेवा होता है। इसी को क्या कहते हैं? बेंस कहते हैं। मतलब अपनी भाषा में लिखना है, बस आपको समझना है कि दाब बढ़ेगा, नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ेगी तो खून में घुल जाएगी, बाहर निकलेगा तो दाब कम हो जाएगा, नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी तो उसके शरीर में अकड़न पैदा हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? बेंस बोलेंगे। अब समुद्र में जाना जरूरी है। कई बार नाव पलट गए, लोग मर गए, उनको ढूंढना है। कई बार हम खजाना लेके चल रहे हैं, खजाना चला गया, उस खजाना को निकालना है, तब आदमी तो हिम्मत न करेगा, भैया मेरे को बैंड्स हो जाएगा, मैं ना जाऊंगा, मरने थोड़ी जाना है मुझे। तब क्या उपाय है? तो देखिए, इससे बचने के लिए गोताखोरों के टैंकों में 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.2% ऑक्सीजन भरी जाती है। टैंक माने जो टैंक लेके जाते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होता ही है, साथ में उसमें क्या भर दिया जाता है? हीलियम भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन न घुलने की बजाय हमारे शरीर में क्या घुल जाती है? हीलियम। हीलियम उतना नुकसान नहीं करती, तो नाइट्रोजन से हम बच जाते हैं। हीलियम घुसेगा तो घुस जा भाई, तो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। तो देख लो, इस तरह से हम यहाँ पर भी दाब कम कर दिए हैं। हीलियम लगा करके हम उसका दाब क्या कर दिए? शरीर का दाब बैलेंस कर दिए। अब देखो तीसरा उपयोग, इसका अनुप्रयोग क्या है? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पर्वतारोहियों के लिए वहाँ भी हेनरी का नियम लगता है। अब देखो, जो लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, एडवेंचर करते हैं, जैसे किसी को शौक चढ़ा कि मुझे जो है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है ना। अब एवरेस्ट की चोटी पर जब चढ़ना है तो दिक्कत ये है कि वहाँ हवा का दाब क्या हो जाता है? कम। जब दाब कम हो जाता है तो हमारे खून का दाब वहाँ अधिक, तो हमारे खून से जो है नाक से, मुंह से, आँख से, कान से, कहीं से भी निकल सकता है। हम वहाँ तो मर जाएंगे यार। दाब अधिक हो गया तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन न रहेगा। ठीक है, तब उसके लिए क्या है? देखो, पहाड़ों या अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाता है? कम। ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। गहराई पर जाओगे दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो जब पहाड़ पर जाएंगे तो दाब क्या हो गया? कम। समुद्र का उल्टा हो रहा है यहाँ। ठीक है, इस कारण वहां रहने वाले लोगों और पर्वतारोहियों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम। माने हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्या होगी? कम घुलेगी। भैया ऑक्सीजन है नहीं तो हमको कम मिलेगा ना यार। घर में खाना खाना है, 4 जन है, अब आटे नहीं है और रोटी खाना है ना, तो हम 4 रोटी खाते हैं। अब 4 ठिकुल बनी है तो एक ठो न मिलेगी भाई, कम है तो कम मिलेगी। तो पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या है? कम है। जब ऑक्सीजन कम है तो उनको ऑक्सीजन कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। और जब कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है, सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे कौमा हो जाता ना, कौन हो कैसा है कोई नहीं जानता पहचानता, ऐसी कंडीशन आ जाती है। आप जाओगे, भले आप उसके माता पिता हो, बहुत कौन हो आप लोग, क्या कर रहे हो, कैसे, ऐसा पागल जैसे हो हरकत करने लगेगा। ठीक है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया। क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया। माने जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पर्वतारोहियों में तो सोचने समझने की क्षमता और शरीर क्या होने लगता है? कमज़ोर। इसको हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। और ये किससे रिलेटेड है? हेनरी से, कि भैया दाब कम हो गया तो ऑक्सीजन कम घुला है शरीर में, और कम घुला है इसके कारण ये बीमारी हो रही है, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन, एक लेवल में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो उपयोग थे। साथ में एक क्वेश्चन अलग से है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख दिया कि परीक्षा में आ जाता है। जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। माने ऐसा हो कि एक तालाब हो, इसमें गर्म जल हो, इसी के बगल में दूसरा तालाब हो, इसमें कैसा जल हो? ठंडा जल हो। किसमें ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे? ठंडे में। क्यों? ठंडा का दाब अधिक होता है, दाब अधिक होगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैसी होगी? अधिक। गर्म बोले ना कि गर्म पानी जब ताप अधिक होता है तो विलेयता घट जाती है, इसका ताप कैसा है? अधिक। तो दाब क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, इसमें दाब क्या हो जाएगा? कम।
गर्म पानी में दाब क्या होता है, कम, इसलिए ऑक्सीजन कैसी होती, कम घुली होती है। उनको बेचारे आएंगे तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, मर जाएंगे, इसलिए छोड़ छाड़ चले जाएंगे वहाँ ठंडे पानी में। क्लियर हो गया इतना?